जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के विविध प्रश्नावली 11 यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 12 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। देखें आप सभी लोग, यहाँ से भी विविध प्रश्नावली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, इसलिए इनको अच्छी तरह से आपको तैयार करते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y, z होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे x, y, z की वैल्यू पूछी जा रही है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं 3, -4, -5 और दिया हुआ है 2, -3, 1 3, -4, -5, 2, 3, -1 से गुजरने वाली रेखा, ध्यान दीजिए, गुजरने वाली रेखा समतल 2x + y + z = 7 को पार कर जाती है। पार कर जाती है माने प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट करती है। समझिए आप ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु का निर्देशांक x, y, z होता है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को इस समतल को पार कर जाती है, यानी इस समतल को काटती है। तो जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हम निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि यह बिंदु A का निर्देशांक है, यह बिंदु B का निर्देशांक है। तो A और B को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो AB होगी। तो अब हम लोग रेखा AB का समीकरण ज्ञात करें। लेकिन रेखा AB का समीकरण, रेखा का समीकरण आपको मालूम है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x - x1 अपान a इज इक्वल टू y - y1 अपान b इज इक्वल टू z - z1 अपान c। तो सबसे पहले हम लोगों को ABC की वैल्यू निकालनी होगी, यानी हम लोगों को दिक् अनुपात निकालना होगा। आपको मालूम है A = x2 - x1, B = y2 - y1 और C = z2 - z1 होता है। चलिए वैल्यू निकालते हैं। और ये x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा। तो ये जो बिंदु है ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। तो सबसे पहले हम जो है दिक् अनुपात ज्ञात करें। चलिए A की वैल्यू निकालते हैं, x2 - x1 यानी ये हो जाएगा 2 - 3 यानी -1 हो जाएगा। फिर B की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये -3 -4 हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। 4 - 3 जो है ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं C की वैल्यू, Z2 - Z1 हो जाएगा। तो Z2 है 1 - -5, तो 1 + 5 हो जाएगा 6। देखिए ABC की वैल्यू निकल गई। अब जो है रेखा का समीकरण हम ज्ञात करेंगे, यानी रेखा AB का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। रेखा AB का समीकरण, देखिए रेखा AB का समीकरण ज्ञात करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। x - x1, x1 की वैल्यू है 3 अपान A की वैल्यू हो जाएगी -1।
फिर y माइनस y1 की वैल्यू है -4 तो +4 हो जाएगा, अपान हो जाएगा b की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू -5 तो +5 हो जाएगा, और c की जो वैल्यू है वो है 6 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो रेखा का समीकरण मिला, और जानते हैं क्या आपसे कहा जा रहा है कि यह रेखा इस तल को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए, जिस बिंदु पर यह रेखा इस तल को प्रतिच्छेद कर रहा है, हम मान चुके हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक XYZ है। तो एक काम करते हैं, चूंकि जब कई राशियां आपस में बराबर होती हैं तो उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यह कांस्टेंट लेम्डा के इक्वल है। लेम्डा लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट यहां रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि लेम्डा ही रखेंगे। अब देखें, अगर हम यहां से लेकर के यक्स की वैल्यू निकालें पहले और लास्ट को, तो देखिए यहां की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं x इक्वल टू पहला वाला ले रहा हूं और लेम्डा को ले रहा हूं। तो यक्स इज इक्वल टू माइनस लेम्डा, देखिए माइनस लेम्डा और प्लस हो जाएगा 3, या इसको आप चाहे तो 3 माइनस लेम्डा भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं y। अब हम y वाले को और लेम्डा को लेते हैं, तो देखिए y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 का लेम्डा में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेम्डा और माइनस हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 6 लेम्डा माइनस 5। तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा, बिंदु का निर्देशांक यही होगा 3 माइनस लेम्डा, और फिर ये हो जाएगा लेम्डा माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 6 लेम्डा माइनस 5। लेकिन हमें लेम्डा का मान मालूम नहीं है। लेम्डा का मान जब मालूम होगा और लेम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तब बिंदु का निर्देशांक निकलेगा। तो जानते हैं क्या करेंगे, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि यह रेखा इस समतल को पार करती है, यानी इस समतल को प्रतिच्छेद करती है। तो अगर यह रेखा इस समतल को प्रतिच्छेद करती है, तो यहां से जो XYZ का मान निकला है ना, यह XYZ, या ऐसे कह लीजिए कि यह रेखा इस तल पर पड़ेगा। तो अगर यह रेखा इस तल पर पड़ेगी, तो रेखा से जो XYZ की वैल्यू निकली है वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समतल के समीकरण को हम संतुष्ट कराएंगे, यानी सेटिस्फाइड कराएंगे, और जब यहां रख करके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को लेम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए रखते हैं समतल में, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, रखते हैं हम समतल में। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू यक्स के जगह पे 3 माइनस लेम्डा प्लस y लेम्डा माइनस 4 हो गया, प्लस z 6 लेम्डा माइनस 5 हो गया, ये इक्वल टू 7 हो गया। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया 6 माइनस 2 लेम्डा प्लस लेम्डा माइनस 4 प्लस 6 लेम्डा माइनस 5, और ये इज इक्वल टू है 7। देखिए आप, 6 लेम्डा और प्लस लेम्डा 7 लेम्डा माइनस 2 लेम्डा, तो माइनस 2 लेम्डा कर देंगे तो 5 लेम्डा हो जाएगा, ये हो गया 5 लेम्डा। और देखिए क्या है, 6 माइनस 5 1 हो गया, और 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, और ये इज इक्वल टू हो गया 7। फिर इसको सॉल्व करें तो 5 लेम्डा इक्वल टू माइनस 3 अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और लेम्डा की वैल्यू निकालेंगे 10/5, यानी ये हो जाएगा 2। तो लेम्डा की वैल्यू निकल गई 2। अब हम यहां से देखें, निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा था, तो यक्स की वैल्यू अब हम यहां निकाल लेते हैं। यक्स की वैल्यू 3 माइनस लेम्डा है, तो ये है 3 माइनस लेम्डा की वैल्यू निकली है 2, तो 3 माइनस 2 हो गया 1। y की वैल्यू लेम्डा माइनस 4,
तो लेमडा लेमडा की वैल्यू है 2 - 4 यानी -2 हो जाएगा। और z की जो वैल्यू है ये है 6 लेमडा 6, और लेमडा के जगह पे 2 - 5 हो जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 12 - 5, 12 - 5 कर देंगे 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो निर्देशांक निकलेगा हम लोगों को देखें, ये निर्देशांक x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 7 निकल गई। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस समतल को पार करती है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस समतल को पार करेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। तो उस बिंदु का जो निर्देशांक मिलेगा 1 - 2 7 मिलेगा। यही हम लोगों का आंसर रहा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हो गए आप सभी लोगों को? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। बिंदु -1 3 2 से जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, -1 3 2 से जाने वाले समतलों, देखिए समतल क्या है, x + 2y + 3z = 5। और फिर दूसरा समतल आपको दिया हुआ है, दूसरा समतल आपको दिया हुआ है 3x + 3y + z = 0। में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बिंदु इतने से होकर जाने वाले, -1 3 2 से होकर जाने वाले, तथा समतलों इतने और इतने में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक काम करें, कि देखें फार्मूला आपको बताया गया था, दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले तथा एक दी हुई रेखा के दिक अनुपात को नॉर्मली हम लोग स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो एक दिए गए बिंदु ये x1 y1 z1 होगा। x1 y1 z1 से जाने वाले और एक दी गई रेखा जिसके दिक अनुपात ABC हो पर लंब समतल का समीकरण, आपसे कहा जा रहा है कि ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है। तो लंब समतल का समीकरण होता है ax - x1 + by - y1 + cz - z1 = 0 होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो अब जो है यहां पर हम, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण सुनिए। आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए
जो इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है, तो लंब समतल का समीकरण ये होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, x1 y1 z1 की वैल्यू यहां रखा जाए तो ये मिलेगा आपको a, और देखें x माइनस x1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस हो गया b y माइनस y1 y माइनस y1 3, और प्लस हो जाएगा c z माइनस z1 2 इज इक्वल टू 0। ये है समतल का समीकरण जो इन तीनों बिंदुओं से होकर के जाता है। अब सुनिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस पर भी लंब है और इस पर भी लंब है, तो जानते हैं अब क्या होगा। इसके दिक अनुपात और इसके दिक अनुपात, जब दो समतल परस्पर लंब होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। जरा देखिए, हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं। तो यहां पर a1 के जगह पर a है, b1 के जगह पर b है, c1 के जगह पे c है, और इसका दिक अनुपात अगर हम देखें तो x का कोफिशिएंट 1 a2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 2 b2 हो जाएगा, z का कोफिशिएंट 3 c2 हो जाएगा। तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 का, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस समतल पर भी लंब है और इस समतल पर भी लंब है। तो हम जो है मान लिए हैं कि उस समतल का समीकरण ये है, तो अगर यह इसके साथ लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर इसके साथ भी लंब होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कोफिशिएंट a है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, 1 में a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a हो जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट, ये दिक अनुपात का दिक अनुपात में हम गुणा कर रहे हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ b है, तो प्लस हो जाएगा 2b, यहाँ 3 है, यहाँ c है, तो 3c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये फार्मूले पर रखा गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब सुनिए, अब यह समतल इस पर भी लंब है, तो इस पर भी लंब है, तो इसके दिक अनुपात और इसके दिक अनुपात के गुणनफल के लिए वही फार्मूला अप्लाई होगा, 0 के इक्वल होगा। तो फिर देखिए, इसका कोफिशिएंट a है और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3a। फिर y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहा है वो b आ रहा है, ये हो जाएगा 3b। और फिर यहाँ कोफिशिएंट 1 है और यहाँ c है, तो 1 का c में मल्टीप्लाई कर देंगे तो c इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब जानते हैं क्या किया जाए, इन 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 समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व किया जाए। सॉल्व करके ABC का मान निकाला जाए, और ABC का मान निकाल करके अगर इसमें रख देंगे ना तो यही समतल का समीकरण निकल जाएगा। तो यही काम हम लोगों को करना है केवल। तो अब जो है हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे तो a अपान हो जाएगा, फिर b अपान हो जाएगा, फिर c अपान हो जाएगा। करते हैं हम यहाँ, तो जब a को लेंगे तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए सॉल्व करते हैं, b का यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू 3 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर बीच वाले में आते हैं, तो बीच वाले में आपको मालूम है कि उल्टा गुणा होता है, तो बीच वाले को छोड़ देंगे। 3 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 9, और माइनस फिर 1 का 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम आते हैं c पर, तो c वाले में सीधा मल्टीप्लिकेशन, और बीच वाले b में मल्टीप्लिकेशन उल्टा होता है। तो अब हम c को लेंगे, तो देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा 3, और माइनस फिर 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन होगा 6। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर ये हो जाएगा आपका a अपान -7 इज इक्वल टू b अपान 8 इज इक्वल टू हो जाएगा c अपान
ये हो जाएगा -3। और देखें जब कई राशियां आपस में बराबर हैं और हमने आपको बताया था कि वज्र गुणन विधि से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें 2 चर होते हैं और एक कांस्टेंट होता है। तो पहले वाले और तीसरे को फिर दूसरे वाले और तीसरे को लेकर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि 3 चर हैं, कांस्टेंट एक भी नहीं है। तो इसलिए इसको हल करने के लिए मेथड हमने आपको बताया भी था कल के वीडियो में भी कि इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। तो कोई कांस्टेंट हम लैम्डा मानते आए हैं, लैम्डा मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले और लैम्डा को लेंगे। तो देखिए पहले और लैम्डा को लेंगे तो a इक्वल टू मिलेगा -7 लैम्डा। फिर दूसरे और लैम्डा को लेंगे तो b इक्वल टू मिलेगा 8 लैम्डा। फिर c और लास्ट को लेंगे तो c इक्वल टू मिलेगा -3 लैम्डा। आप जानते हैं क्या करेंगे, समतल का समीकरण तो हमको मिल गया था, बस ABC का मान हमको नहीं मालूम था। अब ABC का मान हमको निकल गया है, ABC का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समतल का समीकरण निकल जाएगा। तो लिखा जाएगा ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख रहे हैं। तो A की वैल्यू है -7 लैम्डा, ये है -7 लैम्डा x + 1। b की वैल्यू है 8 लैम्डा y - 3। c की वैल्यू आपको मिली है -3 लैम्डा z - 2 = 0। एक काम करते हैं, लैम्डा या तो कॉमन ले लीजिए या तो लैम्डा से सब में भाग दे देते हैं। तो लैम्डा से सब में भाग दे देंगे तो बचेगा -7x + 1 और प्लस हो जाएगा 8y - 3 माइनस हो जाएगा 3z - 2 = 0। अब देखिए इसको इधर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लिया जाए तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखते हैं तो ये हो जाएगा, देखें -7x मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, -7x - 7 आ जाएगा। और फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 8y और माइनस हो जाएगा 24। और फिर ये देखिए माइनस हो जाएगा 3z -3z प्लस हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा +6 और ये = हो जाएगा 0। अब इसको सही तरीके से हम लिख लें तो ये हो गया -7x प्लस हो गया 8y - 3z। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये देखिए -24 और -7 ये हो जाएगा आपका -31 और +6 ये हो जाएगा -25। तो ये हो गया आपका -25 = 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा 7x - 8y + 3z + 25 = 0। ये हो गया आपका समतल का समीकरण। यही समतल का समीकरण आप सबको ज्ञात करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि बिंदु 1 1 P देखिए दिया हुआ है 1 1 P और -301 समतल, एक समतल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है समतल वेक्टर r डॉट, ये दिया हुआ आपको 3 + 4 और फिर आपको दिया हुआ है ये -12 के और प्लस दिया हुआ है 13 = 0। देखें तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि बिंदु 1 1 P और -301 इस समतल से समान दूरी पर हैं, समझिए इस समतल से यह बिंदु और इस समतल से यह बिंदु समान दूरी पर हैं। चल देखते हैं
तो ये आपसे प्रश्न में कहा जा रहा था कि ये बिंदु और ये बिंदु इस समतल से समान दूरी पर है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि तो P का मान ज्ञात कीजिए, P की वैल्यू आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अब एक चीज हम आपको बता दें, देखिए ये सदिश रूप में है, अगर ये कार्तीय रूप में होता तो बड़ी आसानी से जो है इस बिंदु से इसकी दूरी निकाल ली जाती, लेकिन ये सदिश रूप में है। तो इसको आप याद रखे रहें कि अगर कोई बिंदु दिया गया हो, जिस बिंदु का निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई बिंदु दिया गया हो और उसका समतल वेक्टर r कैप n, यहाँ वेक्टर नहीं होगा कैप होगा, वेक्टर r कैप n इज इक्वल टू d से दूरी ज्ञात करनी हो, तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि ये मॉड वेक्टर r डॉट कैप n माइनस डी कर देते हैं और फिर इसका मॉड निकालते हैं। तो मॉड निकालने से दूरी जो है ज्ञात हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, तो इस फार्मूले का ही यूज करना है। तो देखें, अगर हम जो है सीधे इसके साथ भी हम कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखें, अगर हम वेक्टर r के जगह पर, यहां देखिए वेक्टर r के जगह पे अगर 1 1 p हम रख करके सॉल्व कर लें तो इस तरह से काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए 1 के साथ हम i कर लेंगे कैप i, फिर 1 के साथ j कर लेंगे और फिर p के साथ हम k कर लेंगे, p कैप k हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इस तरह से अप्लाई करें तो भी हो जाएगा, और यहां से सीधे वेक्टर r के जगह पे ये रख ले, लेकिन याद रखे रहिएगा वेक्टर r और ये वेक्टर n दिया है, वास्तव में ये कैप नहीं है, ये वेक्टर n दिया है। तो वेक्टर n को कैप n में कन्वर्ट करना होगा। आपको मालूम है कि किसी भी सदिश में उसके मॉड से भाग दे देते हैं तो एकांक सदिश निकल जाता है, कैप निकल जाता है। तो चलिए अब जो है हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, यानी इस बिंदु से इस समतल की दूरी हम निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इस बिंदु से इस समतल की जो दूरी है वो d1 है। चलिए रख देते हैं इसको, तो r के जगह पे हम रख देंगे तो इस तरह से यह आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, और याद रखे रहिएगा इस फार्मूले का उपयोग हम तब करते हैं जब ये सदिश समतल का सदिश समीकरण हो। कार्तीय समीकरण होता है तो बड़ी आसानी से निकल जाता है ये। तो अब देखें यहाँ पर हम कर देंगे ये कैप i प्लस कैप j प्लस p कैप k डॉट, ये r के जगह पे रखे हैं, फिर ये हो जाएगा आपका 3 कैप i प्लस 4 कैप j माइनस 12 कैप k, इसको इरेज कर देते हैं, और फिर ये हो जाएगा प्लस 13 इजकल टू 0, लेकिन इसके साथ इसका ये कैप के रूप में होना चाहिए, तो कैप के रूप में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसका मॉड भी ले लेंगे। तो चले देखें, मॉड ले लेंगे तो फिर क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखें 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा d1 इज इक्वल टू, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या मिल रहा है। तो i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन i के कोफिशिएंट के j का j से k का k से, तो यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 12 है और यहाँ p है तो माइनस 12p हो जाएगा, और अपान ये देखिए क्या मिलेगा, ये 16 और 9 25, 144 169 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, और प्लस इस 13 को ऐसे ही रहने दीजिए। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, तो d1 इजकल टू ये हो जाएगा 7 माइनस 12p अपान हो जाएगा 13 प्लस इसको 13 ऐसे रहने दीजिए। तो ये क्या निकला है, इस बिंदु से इस समतल की दूरी निकली है।
अब इस बिंदु से इस समतल की दूरी निकालें, तो इस बिंदु से इस समतल की दूरी निकालने के लिए फिर इसको हम वेक्टर आर के जगह पे रख देंगे। तो चलिए देखिए, वेक्टर आर इज इक्वल टू हम रख रहे हैं -3 कैप आई प्लस 0 कैप जे और प्लस हो जाएगा कैप के। अब इसको अप्लाई करेंगे इस फार्मूले में, सॉरी इस समतल के समीकरण में, तो ये हो जाएगा -3 कैप आई प्लस 0 कैप जे प्लस हो जाएगा कैप के डॉट, ये हो गया 3 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस 12 कैप के, और यहाँ पर इसका मापांक भी हो जाएगा, इसका मॉड भी हो जाएगा, तो मॉड वही हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इस दूरी को हम मान लेंगे, इसको पहले वाले को d1 माने थे तो इसको d2, यानी इस बिंदु से इस समतल की दूरी को हम d1 माने थे, इस बिंदु से इस समतल की दूरी को हम d2 मान लेते हैं। अब चलिए ज्ञात करते हैं, तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -12 अपान हो जाएगा 13 प्लस ये हो गया 13। तो फिर देखें ना क्या हो जाएगा, d2 इक्वल टू ये हो जाएगा -21 अपान 13 और प्लस हो जाएगा 13। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है, मतलब इस बिंदु से इस समतल की दूरी और इस बिंदु से इस समतल की दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, यानी d1 और d2 आपस में बराबर हैं। तो अब चलिए बराबर करते हैं। तो d1 की जो वैल्यू थी ये थी 7 माइनस 12p अपॉन 13 प्लस 13 इज इक्वल टू ये है -21 अपॉन 13 और प्लस है 13। तो फिर क्या मिलेगा, 13 से 13 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 12p अपॉन 13 इज इक्वल टू -21 अपॉन 13। फिर यहाँ पर 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। अब ये मिलेगा आपका 7 माइनस 12p इज इक्वल टू -21। फिर ला देते हैं -21 को लेफ्ट में ला देते हैं, तो 21 और 7 ये हो जाएगा 28 और -12p को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 12p। अब यहां से पक्षांतर करके p की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहां से हम देखें पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12p इक्वल टू 28, और अगर यहां से p की वैल्यू निकालेंगे तो 28 अपॉन 12 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको जो है 12 से कट कर सकते हैं, सॉरी 4 से कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, यानी p इक्वल टू हो जाएगा 7/3। एक बात हम आपको बता दें, आप जो है ये d1 इक्वल टू d2 हम किए थे ना, आप यहां पर प्लस माइनस करके, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल निकाला गया है, d1 में भी वर्गमूल निकाला गया है, d2 में भी वर्गमूल निकाला गया है, तो जब वर्गमूल निकाला गया है तो एक तरफ प्लस माइनस आपको करना चाहिए। तो अगर प्लस माइनस करके आप सॉल्व करेंगे, देखिए अगर प्लस करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा, और माइनस करके सॉल्व करेंगे तो एक दूसरा आंसर मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप ऐसे एक आंसर छोड़ देंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और आप चाहे तो प्लस माइनस करके दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस सर। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, समतलों वेक्टर r डॉट कैप i प्लस कैप j प्लस कैप k इज इक्वल टू 1 और वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 3 कैप जे और माइनस कैप के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से, याद रखे रहिएगा,
के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा यक्ष अक्ष के समांतर, तो जब यक्ष अक्ष के समांतर होता है ना, तो यक्ष की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। यानी जब कोई रेखा यक्ष, देखिए यक्ष अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना है, तो जब यक्ष अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना होगा तो उस स्थिति में यक्ष की वैल्यू 1 होती है, वाई जेड की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी यहां का जो निर्देशांक मिलेगा 1 0 0, जब जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज हम लोग करेंगे। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। तो प्रतिच्छेदन रेखा के समीकरण में हमने आपको बताया था कि एक रेखा का समीकरण आप प्लस लेमडा करके दूसरी रेखा का समीकरण इक्वल टू 0 कर देते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू निकालते हैं और लेमडा की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, तो हमें प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा यक्ष अक्ष के समांतर तल का समीकरण। चलिए तल का समीकरण हम निकाल रहे हैं। तो देखिए हम ऐसा करेंगे, ये इक्वल टू 1 है तो -1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, और फिर देखिए पहला वाला तल वेक्टर r डॉट कैप i प्लस कैप j प्लस कैप k -1, तो ये तो पहला रहा, और प्लस लेमडा करके दूसरे वाले समतल को करते हैं जब प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण निकालना होता है। तो अब ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, चलिए फिर बाद में लिख देंगे, वेक्टर r डॉट 2 कैप i प्लस 3 कैप j माइनस कैप k, और प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। हमने आपको बताया था प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, हम यहां पर पहला समतल और प्लस लेमडा इंटू दूसरा समतल, इसके फार्मूले को भी बताए थे आपको पिछले वीडियो में, और फिर इसको हम सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, और लेमडा की वैल्यू निकाल करके फिर इसी में रख देते हैं, तो समतल का समीकरण निकल जाता है। चलिए देखते हैं। तो अब जो है इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने के लिए अब देखिए एक तरीका और ये है ना कि अगर हम यहाँ पर लेमडा का मल्टीप्लिकेशन करके आई को एक जगह, जे को एक जगह, के को एक जगह करेंगे तो ये थोड़ा और टेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यक्ष अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। तो हमने निर्देशांक आपको बताया कि ये 1 0 0 होता है, तो जानते हैं यहां से r की वैल्यू निकल जाएगी, वेक्टर r की वैल्यू। तो जब वेक्टर r की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाले के साथ i, दूसरे के साथ हो जाएगा j, और तीसरे के साथ हो जाएगा k। अब हम वेक्टर r की वैल्यू इसी में रख दें और रख करके सॉल्व करेंगे तो लेमडा का मान निकल जाएगा, और फिर लेमडा का मान यहाँ रख देंगे। चलिए अब इसको अलग अलग ही सॉल्व कर लें तो आसान होगा, एक जगह करके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कठिनाई होगी। चलिए वेक्टर r की वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, कैप i प्लस 0 कैप j प्लस 0 कैप j प्लस 0 कैप k डॉट, ये हो जाएगा कैप i प्लस कैप j, और प्लस हो गया कैप k माइनस हो गया 1, और प्लस लेमडा। देखिए फिर वेक्टर r की वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ, तो ये है कैप i प्लस 0 कैप j प्लस 0 कैप k, और डॉट, फिर देखिए क्या हो जाएगा 2 कैप i प्लस 3 कैप j माइनस कैप k, और प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने का मेथड आपको मालूम है, i के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन i के कोफिशिएंट से तो 1, और फिर ये हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 0, और ये हो गया है आपका -1 हो जाएगा, और प्लस लेमडा। देखिए यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, तो देखिए क्या मिलेगा, i का यहाँ i के साथ तो हो जाएगा 2,
और फिर जे का करेंगे तो 0 हो जाएगा, के का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 1 - 1 कर देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, और फिर ये मिलेगा आपका यहाँ से, देखें ये तो 0 हो गया, और प्लस ये हो गया आपका लैम्डा, और 2 + 4 हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, यानी 6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी। अब इसके बाद यहाँ लैम्डा की वैल्यू रख दिया जाए। अच्छा, अगर इसको हम लोग जो सॉल्व किए थे, अब देखिए अगर हम लोग, हालांकि हम चाह रहे थे शॉर्टकट में करना इसको, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा था। तो इसमें हम जानते हैं क्या किए हैं कि अब लेम्डा का यहाँ अंदर मल्टीप्लिकेशन ही कर दे रहे हैं, और लेम्डा का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके आई को एक जगह कर लिए, जे को एक जगह कर लिए, के को एक जगह कर लिए। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था। इसमें कहा जा रहा प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा यक्ष अक्ष के समांतर तल का समीकरण। तो जब यक्ष अक्ष के समांतर हम निकालेंगे ना, तो यहाँ आई का जो कॉफिशिएंट होगा, आई का कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। या ऐसे कह लीजिए, देखिए हम आपको बता दें कि समांतर जब कहा जा रहा है, तो अब चूंकि यहाँ पर ये जो आई को कॉफिशिएंट, आई के कॉफिशिएंट को अगर हम 0 कर लें, अब बहुत डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा + 1, और फिर यहाँ से ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। तो अब अगर इसको हम, यहां पर दिया जा रहा था कि यक्ष अक्ष के समांतर है, तो यक्ष अक्ष के समांतर तो 1 0 0 होगा। अब इसके साथ आई, दूसरे के साथ जे, और तीसरे के साथ के करके जब इससे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी, सभी वैल्यू जे और के कॉफिशिएंट 0 हो जाएंगे, और आई का कॉफिशिएंट जो आएगा ये 0 के इक्वल आएगा। और फिर यहाँ से हम 2 लैम्डा इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब अगर हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो हमें समतल का सदिश समीकरण मिलेगा। लेकिन समतल का सदिश समीकरण भी आप निकाल लीजिए, समतल का कार्तीय समीकरण भी आप निकाल लीजिए। तो चलिए लैम्डा के जगह पे हम -1/2 कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सदिश समीकरण निकाल रहे हैं। देखिए सदिश समीकरण निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लैम्डा, चूंकि यहाँ यही इसको 0 किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 0 कैप आई, यहाँ लिख देते हैं 0 कैप आई हो जाएगा। और यहाँ पर लैम्डा के जगह पे -1/2 कर दीजिए, तो -3/2 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 और 2 - 3 करेंगे तो ये -1/2 कैप जे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पर लैम्डा के जगह पे हम -1/2 कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 के। और देखिए यहाँ पर आपका वेक्टर r डॉट तो रहेगा ही, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 - 4, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर हम रख दें -1/2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए अब अगर हम यहाँ चाहें तो 2 से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वेक्टर r डॉट 0 कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के इक्वल टू हो जाएगा 6। ये समतल का सदिश समीकरण निकला। तो समतल का सदिश समीकरण, चूंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि कार्तीय समीकरण निकालना है कि सदिश समीकरण निकालना है, तो ये तो सदिश समीकरण हो गया। लेकिन अगर कार्तीय समीकरण आपको निकालना होगा तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए वेक्टर r इक्वल टू x कैप i प्लस y कैप j प्लस z कैप k कर देते हैं तो हमको कार्तीय समीकरण मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं x कैप i प्लस y कैप j
प्लस जेड कैप के डॉट हो जाएगा ये आपका 0 कैप आई माइनस कैप जे प्लस 3 कैप के, और ये इक्वल टू हो जाएगा 6। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 0 होगा और ये हो जाएगा माइनस वाई और प्लस ये हो जाएगा 3z इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, चलिए इधर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो है यहाँ पर जो हम निकाले हैं ये समतल का सदिश समीकरण निकला है, और यहाँ पर जो है समतल का ये कार्तीय समीकरण है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। तो इसी तरह से हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। Yours welcome.